We'll start with a new chapter, clubbing of income. What is clubbing of income? Clubbing का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना. When you add income of person X in the income of person Y, then it is called clubbing of income. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकम अगर X पर्सन की थी तो Y में ऐड ही क्यों की गई? वो ऐड इसलिए की गई क्योंकि Y अपनी इनकम को डाइवर्ट करना चाहता था. वो चाहता था कि उसकी इनकम डाइवर्ट होकर X के हाथ में टैक्सेबल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस लूपहोल को क्या किया? प्लग कर लिया. और गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, X की इनकम वापस से उठा के कहां ले जाएंगे? Y के हाथ में टैक्सेबल बना देंगे, क्योंकि Y ने ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि उसकी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाए? X के हाथ में. कुल मिलाके होता क्या है? हमेशा एक पर्सन जो कि रिच है, जो हायर टैक्स स्लैब में फॉल करता है, 30% स्लैब रेट पे टैक्स देता है, वो पर्सन हमेशा से ये कोशिश करता है कि उसकी कुछ इनकम डाइवर्ट हो जाए और ऐसे किसी नोन पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाए, उसके किसी नोन पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाए जिसकी इनकम या तो बहुत कम है और या फिर है ही नहीं. That means there has always been a practice that a rich person will always try to divert his income and make the income taxable in the hand of a person who has either no income or a very low income. और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने इन सभी एक्टिविटीज को, वो सभी प्रैक्टिसेस को प्लग कर लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम वापस से ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल बना देंगे? उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल बना देंगे जिसने डाइवर्ट करने की कोशिश की. राइट? तो आइए जरा हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं. इस चैप्टर में आपको देखिए 1 by 1 कई सारे सेक्शन दिखेंगे. एंड बिलीव मी, ये जो सेक्शंस हैं 1 by 1 एक एक करके जो सेक्शंस आएंगे वो हैं क्या? वो एक एक करके प्रैक्टिसेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने प्लग किया. ऐसे समझिए, जो सबसे पहला सेक्शन है, पब्लिक ने ये पहला प्रयास किया था, ये पहली कोशिश थी पब्लिक से, जो उन्होंने अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश की, किसी दूसरे के हाथ में टैक्सेबल बनाने की कोशिश की. गवर्नमेंट ने उस प्रैक्टिस को कैप्चर कर लिया. गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया कि नहीं, अब यहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा. अगर आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की, ये वाली कोशिश की, तो इनकम टैक्सेबल उसी के हाथ में हो जाएगी जिसने डाइवर्ट किया था. फिर पब्लिक ने दूसरी प्रैक्टिस अडॉप्ट की, गवर्नमेंट ने उसको प्लग किया. पब्लिक ने तीसरी प्रैक्टिस अडॉप्ट की, इनकम डाइवर्ट करने की, गवर्नमेंट ने उसको प्लग किया. तो ये जितने सेक्शन है, ये एक एक करके मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं. लोगों ने मार्केट में एक एक करके ये सभी कोशिशें की हैं जिससे इनकम डाइवर्ट हो जाए, और गवर्नमेंट ने सारी प्रैक्टिसेस को एक एक करके क्या किया? रोक दिया. तो सेक्शन 60 ये सबसे पहली प्रैक्टिस थी लोगों की, कैसे इनकम डाइवर्ट किया जाए. गवर्नमेंट ने जैसे ही पकड़ा तो लोगों ने दूसरा रास्ता बनाया इनकम को डाइवर्ट करने का. गवर्नमेंट ने जैसे ये पकड़ा, लोगों ने तीसरा रास्ता बनाया. जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पकड़ा, लोगों ने चौथा रास्ता बनाया. जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पकड़ा, लोगों ने फिर पांचवा रास्ता बनाया. आप कहेंगे सर ये भी पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, फिर क्या हुआ? फिर ये वाला रास्ता बनाया. राइट? यहां तक के रास्ते थे जो 1 by 1 हम लोग एक एक करके समझेंगे. उसके बाद कुछ डिफरेंट कहानियां भी और देखनी है इस चैप्टर. राइट? Let us come to the very first practice that was adopted. Number 1, income transferred without transfer of asset. देखिए, अब लोगों ने इनकम डाइवर्ट करने की क्या प्रैक्टिस सबसे पहले अडॉप्ट की कि इनकम ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट. पता है, मेरे पास 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं जिसपे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है. यानी मुझे साल भर में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं. अब ये 2 लाख रुपए जब मेरे हाथ में टैक्सेबल होता है ना, तो पता है कितना टैक्स देना पड़ता है? 30% के रेट पे. रीजन बीइंग कि मैं ऑलरेडी 30% के स्लैब में हूं.
मेरी बिजनेस इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मेरे पास अब कोई भी इनकम और आ रही है, सब पे 30% का ही टैक्स जा रहा है। मेरा एक दोस्त है या मेरा कोई करीबी है जिसके पास 1 रुपए की भी इनकम नहीं है, पता है मैंने क्या किया? एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें लिखा कि ये डिबेंचर तो मेरा ही रहेगा, ये डिबेंचर किसका रहेगा? 20 लाख का मेरा ही रहेगा, लेकिन ये जो इनकम है ये मेरे दोस्त की रहेगी। वो दोस्त, वो करीबी जिसके पास कोई इनकम नहीं है। मैंने क्या चीज एग्रीमेंट में लिखा है कि डिबेंचर तो मेरा है लेकिन ये इंटरेस्ट मेरे दोस्त का रहेगा। इसको एंजॉय कौन करेगा इस इंटरेस्ट को? मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो भी मेरा दोस्त है। तो ऐसे में ये इनकम उसकी हो गई, मेरे दोस्त की हो गई, और मेरे दोस्त के पास कोई भी इनकम नहीं है, जिसकी वजह से उसकी टोटल इनकम भी 2 ही लाख रुपए है और उसका टैक्स बनता है निल। यानी मैंने पता है क्या किया, ये 2 लाख रुपए मेरे हाथ में आता तो 60,000 का टैक्स बनता, मेरे दोस्त के हाथ में गया तो टैक्स बना निल। मैंने 60,000 रुपए बचाए और मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा करने में तुम मेरी मदद करते हो, ये इनकम अपनी बना लेते हो, तो मैं भी तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। तो मैंने फिर भी तो कितने बचा लिए? 50,000 रुपए बचा लिए, और हो सकता है वो दोस्त मुझसे 1 रुपए भी ना ले, तो मैंने पूरे 60,000 रुपए बचा लिए। ठीक है, वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बस उसके अकाउंट में जाता है, ठीक है, और वापस से मैं क्या करता हूं, उससे निकलवा के पैसे ले लेता हूं। अंडरस्टूड? मैंने क्या किया, अपनी ही इनकम दूसरे के हाथ में टैक्सेबल बना दी बस, और एसेट अपने पास ही रखा मैंने। ये प्रैक्टिसेस मार्केट में शुरू हो गई थी कि लोग क्या करते थे, एसेट अपने पास रखते थे और उसकी इनकम किसी और की बना देते थे। गवर्नमेंट ने कहा ये नहीं चलेगा, लेकिन लॉ क्या बनाया गया? सेक्शन 60 बनाया गया, और सेक्शन 60 ये कहता है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स इनकम टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम विच द इनकम अराइजेस, अगर आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो बिना ट्रांसफर किए एसेट, उस एसेट को जिससे इनकम अराइज हो रही है, then such income shall be taxable in the hands of transferor। तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। ट्रांसफरर कौन होता है? जो एसेट देता है या इनकम देता है। जो देता है उसे कहते हैं ट्रांसफरर, जो लेता है उसे कहते हैं ट्रांसफरी। जो देता है वो है ट्रांसफरर, जो लेता है वो है ट्रांसफरी। कहता है कि वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, यानी जिसने इनकम दिया है उसके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। यानी मेरे पास एसेट थी, डिवेंचर्स थे, उस पे इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी, मैंने इंटरेस्ट की इनकम ट्रांसफर की, आई एम ट्रांसफरर, मैंने इंटरेस्ट की इनकम ट्रांसफर की, लेकिन वो डिवेंचर ट्रांसफर नहीं किए, तो वो इनकम ट्रांसफरर की कहलाएगी, यानी मेरी कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो ये गवर्नमेंट ने कानून बना दिया सेक्शन 60। पहले गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया होगा सेक्शन 60, या पहले ऐसा कुछ हुआ होगा मार्केट में? आप बताइए, क्या लगता है आपको? पहले ऐसा कुछ हुआ होगा? हर चीज कल्पना पे कानून नहीं बनता, पहले कुछ होता है फिर गवर्नमेंट उसके लिए कानून बनाती है। तो लोगों ने ऐसी प्रैक्टिसेस की, ऐसे दे नहीं रहे थे, सिर्फ इनकम दे दे रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या मजाक है, ये तो इनकम डाइवर्ट कर रहे हो, सीधे सीधे टैक्सेबल बना दे रहे हो किसी और के हाथ में, और वो भी बंदा ऐसा पकड़ रहे हो तुम जिसके पास इनकम है ही नहीं, या फिर बहुत कम इनकम है, लोअर स्लैब पे टैक्स दिला दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा कि बिना एसेट दिए अगर इनकम दोगे तो इनकम तुम्हारी ही कहलाएगी। यानी अब इसका मतलब यह है कि अब मुझे एसेट देना ही पड़ेगा। अगर मैं इनकम देना चाहता हूं, किसी और के हाथ में टैक्सेबल बनाना चाहता हूं, तो मुझे एसेट भी देनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, क्या ये बात इतनी आसान है? 2 लाख रुपए किसी और के हाथ में टैक्सेबल बनाने के लिए क्या मैं 20 लाख रुपए का डिवेंचर किसी और के नाम कर दूं? बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? बताइए, अगर सामने वाले की नीयत खराब हो गई तो? मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये 20 लाख का डिवेंचर अपने नाम करा लो, लेकिन रहेगा मेरा, देखो तुम अपने नाम करा लो, ताकि बस 20 लाख का जो 2 लाख का इंटरेस्ट है वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाए, टैक्स की बचत कराने के लिए। लेकिन इतनी किसी में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कुछ पैसे के टैक्स बचाने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देगा। अरे 2 लाख रुपया का इंटरेस्ट किसी और के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, यानी मुझे 60,000 की बचत हो रही है। क्या मैं अपना 60,000 रुपए बचाने के लिए 20 लाख रुपए का डिवेंचर किसी और के नाम लिख दूंगा? इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा? मान लीजिए उसकी नीयत खराब हो गई तो हम तो 60,000 रुपए बचाने के चक्कर में 20 लाख रुपए गवा देंगे। तो सरकार भी ये बात जानती है कि अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ,
अगर सचमुच किसी को तुम इनकम दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये उसके नाम कर दो, अब हम तुमसे टैक्स मांगेंगे भी नहीं। तो यही बात गवर्नमेंट ने लिखी। गवर्नमेंट ने लिखा है कि इनकम ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो ये ट्रांसफर की इनकम है, यानी एसेट भी ट्रांसफर करो, गवर्नमेंट कहना चाहती है, तब इनकम उसकी होगी जिसको रिसीव हो रही है, तब ट्रांसफर की इनकम होगी, एसेट भी तो। अब पब्लिक भी कम चालाक थोड़ी ना है, पब्लिक भी देखिए कम चालाक थोड़ी ना है। पब्लिक ने कहा चलिए ट्रांसफर करते हैं, और उन्होंने शुरू किया रिवोकेबल ट्रांसफर। मतलब आप ऐसे समझिए, गवर्नमेंट एक रास्ता काटती है ना, तो पब्लिक दूसरा रास्ता निकाल लेती है। हमारे देश को कहा ही जाता है जुगाड़ वाला देश। एक से एक रास्ता है पब्लिक के पास, गवर्नमेंट एक रास्ता बंद करके तो देखिए पब्लिक दूसरा रास्ता निकाल लेती है। और निकालती भी क्यों है? सब आप ही लोग की वजह से। आप ही लोग इतनी सारी पढ़ाई करके जाते हो और इतना आपका दिमाग खुल जाता है कि आप रास्ते निकालने में माहिर हो जाते हो। आप ही की वजह से ये सारी टैक्स प्लानिंग चलती है मार्केट में, और गवर्नमेंट को एक एक सेक्शन बनाने पड़ते हैं। चलिए देखिए, पब्लिक ने अगला रास्ता क्या अपनाया? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। कहा लीजिए ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ट्रांसफर कौन सा है? रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब होता है रिवोक बैक करेगा। रिवोक बैक करने का मतलब होता है वापस आएगा। हम एसेट देंगे, अगर वो वापस आ जाएगा मेरे पास, तो इसे कहा जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। गवर्नमेंट ने यही ना कहा था ट्रांसफर करना पड़ेगा, विदाउट ट्रांसफर करोगे तब गड़बड़ है, तब तुम्हारी इनकम है। तो मैंने कहा लीजिए ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ट्रांसफर कौन सा किया? रिवोकेबल। मैंने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर 20 लाख रुपए का, और रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, जिसमें लिख दिया कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद रिवोक बैक करेगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर कर दी, लेकिन 3 साल बाद, 2 साल बाद, जैसा भी एग्रीमेंट में लिखा है, उस समय के बाद वो वापस से मेरे पास रिवोक बैक कर जाएगा। यानी वो बंदा उस एसेट को बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि वो एसेट तो मेरे पास वापस उसे देनी है। तो क्या वो बेच पाएगा? नहीं। अब अगर उसकी नीयत खराब भी हो जाए तो वो क्या कर लेगा? अरे उसकी नीयत, मैं कहता हूं खराब भी हो जाए तो वो क्या कर लेगा? 20 लाख रुपए का डिबेंचर 3 साल मैंने एग्रीमेंट में लिखा है कि 3 साल बाद वो वापस मेरे पास आ जाएगी, तो आनी ही आनी है, और 3 साल तक बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि 3 साल बाद वो एसेट मेरे पास आनी है, तो ही कैन नॉट इवन सेल इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लीजिए, गवर्नमेंट ने यही कहा था ना कि बिना ट्रांसफर किए करोगे तब हो जाएगा। अब मैंने गवर्नमेंट को कहा देखिए मैंने तो ट्रांसफर किया ना, गवर्नमेंट को ये देखो, फिर सब रास्ता बना लिए। गवर्नमेंट ने दूसरा कानून बनाया, काल लो, नया सेक्शन लो 61। इसमें लिखा इफ देयर इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट बाय वन पर्सन टू अनदर, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अगर रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो भी ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगा, जिसने दिया है उसके हाथ में टैक्सेबल। यानी पहले सुनिए क्या किए। सबसे पहला स्टेप, पहले हम क्या करते थे? डिबेंचर नहीं देते थे, बस इंटरेस्ट दे देते थे। कहते थे इंटरेस्ट तुम्हारा रखो। गवर्नमेंट की मजाक मत समझो। अगर बिना डिबेंचर दिए इंटरेस्ट पकड़ाओगे तुम किसी को, तो ऐसे में इनकम हम तुम्हारी मानेंगे। मैंने कहा लो, अब तो देना पड़ेगा डिबेंचर। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, देते हैं, ऐसा देंगे कि वापस आ जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा था देना है ना, तो दे तो रहे हैं। तो मैंने रिवोकेबल ट्रांसफर किया, डिबेंचर दिया, इंटरेस्ट दिया, और डिबेंचर कुछ समय बाद मेरे पास वापस आ जाएगा। गवर्नमेंट की अरे ये लोग क्या कर दिए। गवर्नमेंट ने तुरंत एक कानून बनाया था रिवोकेबल ट्रांसफर करेंगे राज अग्रवाल जी। चलिए अगर करिएगा तो ऐसे केस में इनकम आप ही की होगी। लो, अब यानी एसेट देना पड़ेगा और रिवोक बैक भी नहीं करना चाहिए, वापस भी नहीं आना चाहिए, मतलब परमानेंटली दे दो। अब एक बात बताइए जरा, मैं 60,000 रुपए का टैक्स बचाने के लिए क्या किसी को 20 लाख रुपए का अपना डिबेंचर दे सकता हूं? परमानेंट देना है, वापस भी नहीं आएगा कभी। इतना बड़ा रिस्क ले लें हम। 60,000 रुपया का टैक्स बचाने के लिए हम 20 लाख रुपए का डिबेंचर किसी को दे दे, कर सकता है कोई इंसान? नहीं। अब दुनिया में कोई एक है जिसको हम दे सकते हैं, और वो कौन है? स्पाउस। कोई भी बंदा अपनी बीवी को दे देगा, उसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं है जिसको अपनी प्रॉपर्टी नाम कर देगा कुछ टैक्स बचाने के लिए, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो
बीवी को दे सकता है, वाइफ हस्बैंड को दे सकती है, हस्बैंड वाइफ को दे देगा, ये चीज पॉसिबल है। लोगों ने यही शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया पता है, 20 लाख रुपए सरकार ने कहा कि देखो देना पड़ेगा एसेट भी। मैंने सोचा कि भाई एसेट कैसे किसी दोस्त को दे दें, ठीक है। मैंने 20 लाख का डिवेंचर अपनी बीवी के नाम करवा दिया। अब वो इंटरेस्ट वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होने लग गई, और वाइफ की कोई और इनकम थी नहीं, तो 2 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं बना। सरकार ने इसको पकड़ लिया, अरे लोग ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, बीवी को देना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने तुरंत एक कानून बनाया, लीजिए, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस वेयर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अभी बताएंगे ये क्यों लिखा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफर। अगर आप बीबी को कोई एसेट देंगे तो उसकी इनकम आपकी ही कहलाएगी। यानी डिवेंचर तो बीबी का हो गया, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम आज भी मेरी कहलाएगी। 2 लाख रुपए पे टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको? क्यों ब्रैकेट में यहां पे क्यों ये बात लिखी है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आपने सेक्शन 27 पढ़ रखा है, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं। डीम्ड ओनर, सेक्शन 27 में आपने पढ़ा हुआ है डीम्ड ओनर। क्या है ये डीम्ड ओनर? अगर आप स्पाउस को प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन, देन यू आर कॉल्ड डीम्ड ओनर, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके हाथ में टैक्सेबल हो ही जाती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लबिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यह पहले से ही लिखी हुई है कि अगर आपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, देन यू आर डीम्ड ओनर, और डीम्ड ओनर के हाथ में भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो ही जाती है। तो क्लबिंग अलग से बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम अगर स्पाउस को आ रही है एक एसेट ट्रांसफर करने की वजह से, तो वो इनकम ट्रांसफरर की ही कहलाएगी। However, clubbing shall not be done. मैंने बीवी को एसेट दिया, उस पे जो इनकम आ रही है वो बीवी की ही होगी, क्लबिंग नहीं होगी, मेरे हाथ में नहीं जुड़ेगी। कब? व्हेन, मतलब क्लबिंग शैल नॉट बी डन वाला केस है। नंबर 1, एसेट इज सोल्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। एसेट एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए बिका है, मतलब मैंने 20 लाख रुपए का डिवेंचर वाइफ को दिया और वाइफ ने 20 लाख रुपए मुझे दिए। मेरी वाइफ भी कमाती है, ठीक है, उसके पास भी पैसे पड़े हुए हैं, उसने मुझसे 20 लाख के डिवेंचर लिए तो मुझे 20 लाख रुपए दिए। तो अब जो इनकम होगा इंटरेस्ट का डिवेंचर पे, वो किसका होगा? वाइफ का होगा, क्योंकि उन्होंने खरीदे हैं, उनके डिवेंचर्स हैं। ये तो तब होता था ना जब हम बिना पैसे लिए वाइफ के नाम से डिवेंचर ट्रांसफर कर देते थे, तो इंटरेस्ट की इनकम सरकार कहती थी भाई तुम्हारी है। दूसरा, इफ द रिलेशनशिप of husband and wife does not exist either at the time of transfer or at the time of accrual of income. Husband wife relationship does not exist, इसका एक वर्ड देंगे, एक वर्ड में बताइए। Husband wife relationship does not exist, इसका मतलब होता है डाइवोर्स, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अब नहीं रहा, मतलब डाइवोर्स हो गया। अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो क्या होगा? कहता है रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, डाइवोर्स हो गया है तो क्लबिंग नहीं होगी। मतलब मैंने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से की, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल नहीं लूंगा भाई, ए मिस्टर ए मिसेज ए ले, हम क्यों बोले भाई डाइवोर्स वाली बात, ऐसी बातें तो मैं बोलूं ही ना, ठीक है। मिस्टर ए और मिसेज ए, ठीक है, मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी मिसेज ए को दी, हाउस प्रॉपर्टी दी, और उसके बाद प्रॉपर्टी देने के बाद ही मिसेज ए मिस्टर ए से डाइवोर्स ले लेती है। अब जल्दी बताइए प्रॉपर्टी किसके नाम से? मिसेज ए के नाम से। देंगी क्या वापस मिस्टर ए को? बिल्कुल नहीं देंगी, ठीक है, डाइवोर्स हो गया है। अब ये हाउस प्रॉपर्टी की बात तो छोड़ देते हैं, बिकॉज वो 27 में ऑलरेडी कही हुई है ये बात कि अब जो इनकम होगी वो मिसेज ए की होगी। हम कुछ और बात कर लेते हैं। मिस्टर ए ने डिवेंचर दिया मिसेज ए को, और मिसेज ए ने डिवेंचर पाते ही डाइवोर्स दे दिया मिस्टर ए को। अब ये डिवेंचर किसका है? मिसेज ए का है।
इस पे जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी क्या वो मिस्टर ए की कहलाएगी? नहीं। अब डाइवोर्स अगर हो गया है तो इंटरेस्ट की इनकम मिसेज ए की है, वो सीधी सी बात है। देखिए गवर्नमेंट समझती है ना ये बात कि मियां बीवी साथ में है तो कोई भी प्रॉपर्टी किसी के नाम से हो, इनकम किसी के नाम से भी आ रही हो, सब एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब डाइवोर्स हो गया तब थोड़ी ना टैक्स प्लानिंग चल रही होगी, फिर थोड़ी ना हस्बैंड कहता होगा इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स तुम्हारे हाथ में लगवा देते, अरे दोनों की पटती ही नहीं है अब, ठीक है, तो अब टैक्स प्लानिंग मिलकर नहीं कर पा रहे होंगे। तो मिस्टर ए ने अगर डिवेंचर मिसेस ए को दिया और उसके बाद डाइवोर्स हो गया और उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो वो इनकम मिसेस ए की है, वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब नहीं होगी। If relationship of husband and wife does not exist either at the time of transfer or at the time of accrual of income, दोनों बात समझिएगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ट्रांसफर के समय नहीं था, जैसे ए बी, ये ए बॉय है, बी गर्ल है, ठीक है, और ये लोग अभी क्या है, दे आर इनटू अफेयर्स, अभी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अभी शादी वादी नहीं की है, ठीक है। ए ने क्या किया, इस लड़की को 20 लाख रुपए के डिवेंचर दे दिए, इसके नाम करा दिए, अभी ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है। 20 लाख रुपए के डिवेंचर बी के नाम करा दिए और उसके बाद ए और बी की शादी हो जाती है, अब इनकी मैरिज हो गई, ठीक है। मैरिज होने के बाद सबसे पहले डिवेंचर गया था, याद रखिएगा, फिर उसके बाद शादी हुई है। जब ए ने बी के नाम डिवेंचर करा दिए तब बी ने कहा अच्छा चलो फिर तुम शादी भी कर लो मुझसे, जब तुमने 20 लाख के डिवेंचर मेरे नाम करा दिए। अब इसके बाद बी को इंटरेस्ट आया इस डिवेंचर पे 2 लाख रुपए का। अब ये इनकम किसकी है? हस्बैंड ने ट्रांसफर किया है वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन और ये इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। पता है, क्योंकि एसेट ट्रांसफर तब हुए थे जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था ही नहीं, तो ऐसे में ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये किसकी है? ये बी की ही है। यही चीज कह रहा है कि इफ द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ईदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब आपने एसेट दिया था तब नहीं था हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, या फिर एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम, या फिर जब इनकम आई तब नहीं था हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। किसी भी समय अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था तो इनकम क्लब नहीं होगी। उल्टा बोलेंगे अब हम, इनकम क्लब तब होती है जब एसेट देते समय भी वो लोग हस्बैंड वाइफ थे और जब इनकम आई तब भी वो हस्बैंड वाइफ थे। मतलब आज जब हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो भी हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, और जब उस प्रॉपर्टी पे इनकम आई तो भी हम लोग का डाइवोर्स नहीं हुआ था, उस समय भी हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, तब जाके इनकम क्लब होती है। याद रहेगा ये बात? याद रहेगी बात? कब इनकम क्लब होती है? इनकम क्लब तब होती है जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप दोनों समय है, एसेट को देते समय भी और इनकम के आने के समय भी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शादी से पहले मैंने अपनी होने वाली बीवी को, शादी से पहले मैंने होने वाली बीवी को कुछ प्रॉपर्टी दे दी, उस प्रॉपर्टी से इनकम तब आई जब हमारी शादी हो गई, तो वो इनकम मेरी नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से वो इनकम उन्हीं की, वाइफ की है। और या फिर शादी के बाद मैंने कोई प्रॉपर्टी दी और लेकिन इनकम तब आई जब डाइवोर्स हो गया था, तो भी इनकम टैक्स कहता है अब इनकम आपकी नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है, वो इनकम उन्हीं की है, प्रॉपर्टी उनके पास है, इनकम भी उन्हीं की है। तो कुल मिला के कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते समय और इनकम के आते समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप दोनों समय होना चाहिए। तीसरी बात, ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। आपने सुना होगा ये बात कि जब डाइवोर्स होता है और कोर्ट वगैरह के थ्रू होता है तो कोर्ट क्या करती है, कुछ कंपनसेशन दिलवा देती है वाइफ को, ठीक है, हस्बैंड को कुछ कंपनसेशन वाइफ को देना पड़ता है। और मान लीजिए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये 20 लाख रुपए के डिवेंचर हस्बैंड अब वाइफ को दे दे, या फिर बहुत सारे डाइवोर्स केसेस घर में ही डिसाइड हो जाते हैं, जिसमें घर में ही ये डिसाइड हो गया कि 20 लाख रुपए का हस्बैंड वाइफ को डिवेंचर दे दे और वाइफ अब डाइवोर्स पे साइन कर देंगे। तो अगर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी डाइवोर्स की वजह से
डाइवोर्स की वजह से अगर प्रॉपर्टी दी गई है तो उसकी इनकम क्लब नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है कि डाइवोर्स के समय अगर प्रॉपर्टी दी गई है तो उसकी इनकम तो अब वाइफ ही लेगी ना, अब थोड़ी ना हस्बैंड के पास आने वाली है, ठीक है, तो वहां पे क्लब नहीं होगी। If house property is transferred by an individual to the spouse otherwise than for adequate consideration, then section 64(1)(4) shall not apply but section 27 shall apply। अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ने स्पाउस को ट्रांसफर किया है तो 64(1)(4) अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 27 अप्लाई होगा। और मैं आपको बता दूं सिचुएशन सेम है दोनों में ही। सेक्शन 27 ये कहता है कि हस्बैंड डीम्ड ओनर बन जाएगा और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब देखिए कुल मिला के यहां तक पढ़ने के बाद क्या समझ में आया। सबसे पहले मैं एसेट नहीं दे रहा था, सिर्फ इनकम दे रहा था, गवर्नमेंट ने कहा चलेगा नहीं। फिर मैंने कहा चलो रिवोकेबल ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट दे देते हैं, रिवोक बैक कर जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा ये भी नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा एसेट देना पड़ेगा। भाई कौन है, भाई पूरी दुनिया में कौन है ऐसा जिसको मैं एसेट भी दे दूं और जहां पे मुझे रिस्क नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो बीवी ऐसी है जिसको आप अपना सब कुछ दे दोगे तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बीवी परमानेंटली आपके पास है, ये आप मान के चल रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी ऐसा कह रही है कि अब बीवी को अगर दे रहे हो तो भी क्लबिंग हो जाएगी, यानी अब बीवी को भी नहीं दे सकते। तो अब कौन है भाई, किसको दे, अब कौन है किसको दे। तो अगला देखिए, अब लोगों ने अपनी बीवी को ना देके, क्योंकि बीवी को देंगे तो इनकम क्लब हो जाएगी। हमने बीवी को डिबेंचर दिया 20 लाख रुपए का, तो 2 लाख का इंटरेस्ट तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया ना, ठीक है। तो अब लोगों ने प्रयास किया, अगला प्रयास था कि बेटे की बीवी को देते हैं, मतलब बहू को देते हैं। तो सरकार ने कहा कि अपनी बीवी को दोगे तो क्लब हो जाएगा, तो लोगों ने अब बहू को देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने वो भी पकड़ लिया, कहा कि अब बेटे की बीवी को दोगे यानी अपनी बहू को दोगे तो भी क्या होगा, इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट टू हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, अगर एक इंडिविजुअल एसेट देता है अपनी बहू को, बेटे की वाइफ को, विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन, देन इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो इनकम जो दे रहा है एसेट उसके हाथ में जुड़ जाएगी, ठीक है। किसके हाथ में जुड़ जाएगी, सास ससुर जो भी दे रहा है, ठीक है। बेटे की बीवी को कौन दे रहा होगा, या तो ससुर जी दे रहे होंगे या तो सास जी दे रही होंगी। तो सास ससुर, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ में से जो दे रहा है एसेट बहू को, इनकम उन्हीं के हाथ में वापस से टैक्सेबल हो जाएगी। द रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सास ससुर, एंड डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ का रिलेशनशिप एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप शुड सबसिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम। ससुर जी और बहू का रिलेशनशिप दोनों समय होना चाहिए, जब एसेट दी गई थी तब भी होना चाहिए और जब इनकम आ रही है तब भी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये बच्चा आज अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है पिताजी मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, ठीक है, मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। पिताजी कहते हैं अरे तुमने बहू ढूंढ ली है, मुझे दिखाओ बहू कहां है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है पिताजी को, कहता है यही देखिए यही बहू मैंने आपके लिए ढूंढी है। पिताजी आओ देखते हैं ना, तो तुरंत 20 लाख रुपए का डिवेंचर अपनी होने वाली बहू के नाम कर देते हैं। होने वाली बहू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अपनी होने वाली बहू के नाम 20 लाख रुपए का डिवेंचर कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद इनकम आती है, उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट आता है, किसको, बहू को। ये इनकम किसकी होगी, क्या ये ससुर जी की इनकम होगी, ससुर जी ने ट्रांसफर किया था विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन, नहीं होगी। क्यों, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहू और ससुर जी वाला रिलेशन उस दिन था ही नहीं जिस दिन एसेट दिया गया था। तो ये इनकम किसकी है, ये बहू की इनकम है। आई बात समझ में। तो ये रिलेशनशिप ससुर जी का और बहू का दोनों समय होना चाहिए, जिस समय दिया गया एसेट उस समय भी और जिस समय इनकम आई उस समय भी। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बच्चों की शादी हो जाती है, पिताजी तुरंत शादी करा देते हैं। जैसे ही पता चलता है कि इसने बताया कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है तो पिताजी कहते हैं तुरंत शादी कर ले बच्चा,
ठीक है, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है, आज ये बहू ढूंढा है, कल दूसरी बहू ढूंढेगा, परसों तीसरी बहू ढूंढेगा, सिर्फ बहू ढूंढते ढूंढते तू समय लगा देगा, कोई काम हम नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, तेरी शादी करा देते हैं ताकि तू काम करना शुरू कर दे, ठीक है, कुछ और जगह दिमाग भी लगाए। तो तुरंत पिताजी इसकी शादी करा देते हैं, और शादी कराते ही फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस बहू के नाम 20 लाख रुपए का डिबेंचर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो बहू 20 लाख रुपए का डिबेंचर पाती है, कहती है बहुत हो गया, ठीक है। अब पति से कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, तुरंत डाइवोर्स भी हो जाता है। जल्दी जल्दी शादी हुई, जल्दी जल्दी डाइवोर्स हो गया। अब उसके बाद उस डिबेंचर पे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। अब वो इनकम किसकी है? ससुर जी की है क्या? बिल्कुल नहीं, वो इनकम उस बहू की ही है, क्योंकि रिलेशनशिप जब एसेट दिया गया तब तो ससुर जी और बहू का था, लेकिन जब इनकम आई तब नहीं ना है, तब तो डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है। तो दोनों चीजें फिर से वही बात है जो हस्बैंड वाइफ के समय में बात हो रही थी कि रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का दोनों समय होना चाहिए, एसेट को ट्रांसफर करते समय और इनकम के आते समय। बिल्कुल वही बात यहां पे भी है, ससुर जी और बहू का रिलेशनशिप एसेट देते समय और इनकम के आते समय दोनों ही समय होना चाहिए। If transferred asset is invested by spouse or son's wife in any business, following amount shall be included. अब ये वाली जो बात लिखी जा रही है, ये बात दोनों ही सेक्शन पे अप्लाई होती है। ये ऊपर वाइफ वाली बात पे भी और ये नीचे जो बहू वाली बात थी उस पे भी। इसको पहले मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि अगर मैंने अपनी बीवी को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने अपनी बीवी को 10 लाख रुपए दिए और बीवी ने ये 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू कर लिया, इस बिजनेस से 2 लाख रुपए की इनकम आई पहले साल। ये इनकम किसकी है? ये हस्बैंड की इनकम है, ये मेरी इनकम है। अगर मैंने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए दिया, वाइफ ने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस किया और 2 लाख रुपए कमाए, वो 2 लाख रुपए भी वाइफ की इनकम नहीं है। गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी इनकम है राज अग्रवाल, तुम्हारे पैसे से धंधा हुआ था। आ रही बात समझ में? तो अगर मैंने इनकम कोई एसेट दिया तो उसकी इनकम टैक्सेबल मेरे हाथ में होती है, और कोई अगर पैसा दिया उससे बिजनेस कर लिया तो बिजनेस की इनकम भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होती है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने जब 10 लाख रुपए वाइफ को दिए तो वाइफ ने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल की तरह, वो पार्टनर बन गई जाके, उसमें एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लिया उन्होंने और उसमें जाके पार्टनर बन गई। तो फर्म तो तीन चीजें देगा पार्टनर को, मतलब मेरी वाइफ को 3 चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? एक तो मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दूसरा मिल रहा है सैलरी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, और तीसरा मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये इनकम किसकी होगी? जो भी उस फर्म से वाइफ को मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये किसकी इनकम होगी? ध्यान दीजिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू पार्टनर इज एग्जेम्प्ट। ये तो एग्जेम्प्ट ही होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट पे टैक्सेस पे कर रही है, तो पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल होता ही नहीं है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है ना, तो क्लबिंग की बात ही नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए मिलता है क्योंकि कैपिटल लगाया है फर्म में, और कैपिटल किसका था? वो तो हस्बैंड का था ना, इसलिए ये क्या होगा, क्लब हो जाएगा। एक पार्टनरशिप फर्म में सैलरी पता है क्यों मिलती है? क्योंकि आप उसमें पार्टनर हो। नहीं, आप पार्टनर होने के साथ साथ वर्किंग पार्टनर हो, आप काम भी करते हो, इसलिए सैलरी मिलती है। क्योंकि अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर हो तो आपको सैलरी मिलेगी ही नहीं। यानी ये तो वाइफ की अपने काम करने की वजह से आ रहा है, तो इसलिए ये क्लब नहीं होता, दिस इज नॉट क्लब्ड। याद रहेगा आपको कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने प्रोप्राइटरशिप काम शुरू किया, तो सारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा हस्बैंड के हाथ में। और अगर वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया तो वाइफ को मिलेगी 3 चीजें। जो इंटरेस्ट होगा बस वो क्लब होगा हस्बैंड के हाथ में, ठीक है। और सैलरी क्लब नहीं होगी, सैलरी वाइफ की इनकम होगी, और शेयर प्रॉफिट की तो बात ही मत करो क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, ठीक है। इतनी बात है। अगली बात सुनिए,
हस्बैंड ने 10 लाख रुपए दिए वाइफ को, वाइफ ने 5 लाख रुपए अपने भी लगाए, वाइफ के 5 लाख रुपए अपने कमाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। हस्बैंड ने 10 लाख रुपए वाइफ को दिए, 5 लाख रुपए वाइफ के पास पड़े थे, कुल मिला के 15 लाख रुपए से वाइफ ने एक बिजनेस शुरू कर लिया। कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 15 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख रुपए हस्बैंड का, 5 लाख रुपए अपना। और उन्होंने इस बिजनेस से पहले साल 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट की, 3 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब क्लब कितना होगा? 3 लाख रुपए की इनकम आई है 15 लाख रुपए की कैपिटल पे, ठीक है, जिसमें से 10 लाख रुपए किसका है? हस्बैंड का, तो इतना क्लब हो जाएगा। क्लब कितना होता है? इनकम इनटू हस्बैंड ने जितना पैसा दिया डिवाइडेड बाई टोटल पैसा। अब जैसे वाइफ ने कुछ लगाया ही नहीं होता पैसा, मान लो, तब तो 10 लाख रुपए ऊपर होता हस्बैंड का पैसा डिवाइडेड बाई टोटल पैसा भी कितना है बिजनेस में? 10 लाख। तो 3 लाख इंटू 10 लाख बाई 10 लाख क्या हो जाता? 3 लाख रुपए पूरा क्लब। यही तो बताया था हमने कि अगर हस्बैंड ने पैसा दिया, वाइफ ने उससे बिजनेस किया, तो पूरा पैसा क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर वाइफ ने अपना भी कुछ लगाया, तो जितना प्रपोर्शनेट पैसा हस्बैंड का था, ठीक है, 15 लाख में से 10 लाख ये प्रपोर्शन था, इतना पैसा हस्बैंड का था, तो 3 लाख रुपए का उतना ही प्रपोर्शन क्लब हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए क्लब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहां पे देखिए लिखा हुआ है इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस। इनकम क्यों लिखा हुआ है? ये प्रोप्राइटरशिप के लिए लिखा हुआ है। प्रोप्राइटरशिप में ही तो इनकम में मल्टीप्लाई करते हैं कुछ, और इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट को बस क्लब करते हैं। प्रोप्राइटरशिप की इनकम फ्रॉम बिजनेस और पार्टनरशिप का इंटरेस्ट इनटू न्यूमरेटर में क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड, जो हस्बैंड ने एसेट ट्रांसफर किया है, एसेट मनी भी कह लो, वो भी एसेट ही है, ठीक है, आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हस्बैंड ने 10 लाख रुपए कैश देने की बजाय 10 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दी, बीबी ने वो ज्वेलरी बेची और बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, तो हम यही कहेंगे ना कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड बाय द हस्बैंड, और या फिर सीधा 10 लाख रुपया दे दिया। अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड, और डिनोमिनेटर में टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफरी, जिसको पैसा मिला है, मतलब वाइफ की बात कर रहा है, जिसको पैसा मिला है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कितनी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप ऐसे रखिए कि जो पैसा मिलेगा डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, राइट। अब यहां पे एक चीज और है जिसपे बहुत ध्यान देना होगा आपको, यहां पे लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, और ये भी देखना है ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। बीच में बीवी ने अपना पैसा कुछ लगाया, बीच में हस्बैंड ने कुछ दिया, उससे मतलब नहीं होता। पहले दिन, साल के पहले दिन कि टोटल कैपिटल और साल के पहले दिन कितना पैसा हस्बैंड ने दिया था उसमें से लगाया गया, बस ये पहले दिन ही साल के देखे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक कंप्लीट साल है, ठीक है, दिस इज वन कंप्लीट ईयर, और यहां ये ओपनिंग डेट हो गई, साल का पहला दिन, और हस्बैंड ने यहां पे दिए थे वाइफ को 10 लाख रुपया, ठीक है, और वाइफ ने यहां पे लगाए थे अपने 5 लाख रुपया। हस्बैंड ने, ये 1/4 की बात हो रही थी, 1/4/2018, और 15/10/2018 को हस्बैंड ने फिर उसको और दिए पैसे, 5 लाख रुपए और दे दिए, ठीक है। और इस पूरे साल की जो इनकम आई है, आमदनी जो है, ये आ गई आपकी इनकम ऑफ दिस ईयर इज से 2 लाख रुपया। तो क्लब कितना होगा हस्बैंड के हाथ में? इनकम टू बी क्लब्ड। अच्छा, ये सेम प्रोविजन अप्लाई करता है जैसे हस्बैंड वाइफ पे अप्लाई करता है ना, वैसे ही ससुर जी और बहू पे भी अप्लाई करता है। अगर ससुर जी ने बहू को पैसा दिया है तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे होगा अप्लाई, ठीक है।
इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड इज इक्वल टू 2 लाख रुपए इनकम इंटू हस्बैंड ने जो पैसा दिया 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया। हस्बैंड ने जो पैसा दिया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इस दिन का ही देखा जाएगा। हालांकि हस्बैंड ने 10 लाख और 5 लाख 15 लाख रुपया दिया है, ठीक है, 15 लाख रुपया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 10 लाख रुपया। और डिनोमिनेटर में भी टोटल इन्वेस्टमेंट साल के पहले दिन, हालांकि बिजनेस में 20 लाख रुपए लगे थे, 15 लाख रुपया साल के पहले दिन, 5 लाख रुपया बाद में भी लगा है, लेकिन 15 लाख रुपया ही लिया जाएगा जो साल के पहले दिन था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 into 10 divided by 15, 1.33 लाख, इतना क्लब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है ये। रेडी हैं सभी लोग? ये बच्चों 2 साल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। पहले साल यहां पे हस्बैंड ने लगाए, हस्बैंड का एच लिखेंगे, वाइफ का डब्ल्यू, ठीक है। हस्बैंड ने लगाया यहां पे 10 लाख रुपया, ठीक है। वाइफ ने लगाए थे यहां पे 2 लाख रुपया। ये 1/4 18 है, फिर ये 1/4 19 है, और ये 31 मार्च 19 है, 31 मार्च 20 है, सॉरी। ठीक है, कहां कहां क्या क्या लगा और बताते हैं। यहां पे फिर से हस्बैंड ने लगाए थे 1 लाख रुपया, ठीक है। साल के पहले दिन यहां पे फिर वाइफ ने लगाए 2 लाख रुपया, और यहां पे फिर वाइफ ने लगाए 3 लाख रुपया। पहले साल की जो इनकम आई वो आई 4 लाख रुपया, ठीक है। और अगले साल की जो इनकम आई वो आई, मान लेते हैं 5 लाख रुपया, ठीक है। आपको क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करना है और आपको बताना है कि हस्बैंड की इनकम में पहले साल, प्रीवियस ईयर 18-19 में कितना क्लब होगा और 19-20 में कितना क्लब होगा, ठीक है। इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड, ठीक है। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर 18-19। चलिए ये निकालिए, फिर 19-20 भी निकलवाएंगे, करिए।
किया आपने? देखिए, इनकम है पहले साल की 4 लाख रुपया, ठीक है, इनटू करेंगे जो पैसे हस्बैंड ने दिए। हस्बैंड ने कितने दिए? साल के पहले दिन देखना है। हालांकि बच्चे आप कहेंगे हस्बैंड ने तो 10 लाख दिए, फिर 1 लाख दिए, 11 लाख। 11 लाख नहीं लिया जाएगा, 10 लाख रुपए साल के पहले दिन। साल के पहले दिन की इन्वेस्टमेंट बताइए बच्चों बिजनेस की, 12 लाख रुपया। 10 लाख हस्बैंड वाले, 2 लाख वाइफ वाले, 12 लाख रुपए। कितना हो गया? कैलकुलेट कर लीजिए। 40 डिवाइडेड बाई 12, 3.33 लाख, ठीक है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो 4 लाख रुपए की इनकम है, इसकी बाइफर्केशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा? हस्बैंड का 3.33, दूसरे कलर की पेन से करते हैं, हस्बैंड का 3.33, तो वाइफ का हो गया 0.67, राइट। अब 5 लाख को बाइफरगेट करना है। इनकम टू बी क्लब्ड हस्बैंड के लिए प्रीवियस ईयर 1920। अब यहां पे जब आप आंसर करेंगे तो आपको 2 सिचुएशन के हिसाब से आंसर सिखाया जाएगा। एक तो जब प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया गया कि प्रॉफिट भी बिजनेस में इन्वेस्टेड था, प्रॉफिट विड्रॉ हो गया या प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्टेड था। अगर प्रॉफिट विड्रॉ हो गया तब कैसे आंसर आएगा? ठीक है, 2 तरीके के आंसर्स आएंगे यहां पे। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विड्रॉन, मतलब जितना कमाए उतना ड्रॉइंग कर लिए। और दूसरा एजम्पशन होगा प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर नॉट विड्रॉन, पैसा नहीं निकाले हो बिजनेस से। अगर पैसा निकाल लिए बिजनेस से, पैसा निकाल लिए, तो ये समझो साल के पहले दिन अब इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 2 12, 12 1 13, 13 और 2 15, 15 लाख रुपए की टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। ये जो बीच में पिछले साल इन्वेस्ट किया गया था, ये भी तो आ गया साल के पहले दिन। अब तो यहां देखना है यहां कितनी इन्वेस्टमेंट है, यहां टोटल हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट कितनी है और यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कितनी, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर विड्रॉ हो गया है पिछले साल वाला 4 लाख रुपया, तो ये नहीं है बिजनेस में, लेकिन बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट डाली गई थी वो तो है। तो अब इस 5 लाख रुपए को कैसे बांटेंगे? 5 लाख रुपया इंटू 5 लाख रुपया इंटू हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट 10 और 1 11 लाख रुपया डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस का 10 2 12, 12 1 13, 13 और 2 15, 15 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट। 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 15, 3.66 आया। ये हस्बैंड की इनकम हो गई, मतलब 5 लाख रुपए में से हस्बैंड की इनकम है 3.66, तो 1.34 इनकम हो जाएगी। 1.67 कर लीजिए इसको, 6666 आ रहा है, 3.67, तो 1.33 हो जाएगी वाइफ की इनकम। लेकिन अगर प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया गया तो ये 4 लाख रुपया भी तो बिजनेस में ही लगा है। तो 5 लाख रुपया इंटू बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा है? 15 लाख रुपया, 4 लाख रुपया प्रॉफिट वाला 19 लाख रुपया लगा है, जिसमें से हस्बैंड का कितना है? हस्बैंड ने 10 लाख ये लगाया, 1 लाख हस्बैंड ने ये लगाया, समझ में आ रहा है ना सबको? 10 लाख रुपया यहां का वाला, 1 लाख रुपया यहां वाला, 11 लाख रुपया। और हस्बैंड का पिछले साल का प्रॉफिट वाला हिस्सा वो भी तो पड़ा है, हस्बैंड का ही तो ये हिस्सा है। 10 और 1 11, 11 और 3.33, 14.33। समझ में आई बात सबको?
कितना हो गया 3.77 लाख। अब वो दोनों बात समझ में आई कि नहीं? अगर प्रॉफिट विथड्रॉ हो गया है तब तो प्रॉफिट को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, और पहले दिन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए हस्बैंड की कितनी है और टोटल कितनी है, ठीक है। तो मैंने देखा अगर प्रॉफिट विथड्रॉ हो गया है तो हमको इससे मतलब है ही नहीं, प्रॉफिट वाला पिछले साल का प्रॉफिट भूल जाओ, क्योंकि वो तो विथड्रॉ हो गया है। तो हस्बैंड का था कितना, देखिए हम हस्बैंड का हाईलाइट कर रहे हैं, 10 लाख और 1 लाख 11 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वाइफ के 2 लाख रुपए यहां वाले और 2 लाख रुपए यहां वाले, साल के पहले दिन ना, ये भी 2 लाख पहले दिन ही इन्वेस्ट हुआ है, तो कुल मिला के हो गया 11 और 4 15 लाख रुपया। तो डिनोमिनेटर में मैंने 15 लाख रुपया डाल दिया था यहां। अब अगर प्रॉफिट वाली बात करोगे तो हस्बैंड वाला हिस्सा ये प्रॉफिट का और जोड़ दो न्यूमरेटर में, तो 11 में 3.33 जोड़ा 14.33, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रॉफिट जोड़ दो, ये पूरा 4 लाख रुपया, 15 लाख 4 लाख 19 लाख, ठीक है। इसको रख लीजिए अपने पास, ये कैलकुलेशन, ये बहुत काम आएगा आपके, ये कैलकुलेशन। राइट, अब मूव करें हम लोग अगले सेक्शन पे। क्या क्या समझा अभी तक आपने? देखिए बिना एसेट दिए देंगे काम नहीं चलेगा, रिवोकेबल ट्रांसफर करेंगे काम नहीं चलेगा, बीवी को एसेट देंगे नहीं चलेगा, बेटे की बीवी को देंगे तो भी नहीं चलेगा। अब क्या करें, अब क्या रास्ता बचा? आइए अब क्या रास्ता बचा मैं आपको बताता हूं। When an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of his spouse. देखिए लोगों के पास दिमाग की कमी थोड़ी ना है। अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूं। देखिए क्या हुआ, ये रहे मिस्टर एक्स और ये है मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स 20 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मैं मिसेस एक्स को दूंगा तो भी कोई फायदा तो है नहीं, इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मेरे हाथ में। ऐसे ही मिस्टर एक्स के एक दोस्त है मिस्टर वाई, ये भी 20 लाख रुपए का डिबेंचर खरीद के परेशान हो रहे हैं कि मैंने भी अगर मिसेस वाई को दिया तो इनकम टैक्स तो कहेगा कि स्पाउस को दे रहे हो, बीवी को दे रहे हो, बिना कंसिडरेशन लिए टैक्सेबल तुम्हारे हाथ में ब्याज हो जाएगी। क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक दिन दोनों मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिले, ये दोनों दोस्त मिले, ठीक है। और ये दोनों दोस्त परेशान हो रहे थे, बताओ अपनी अपनी बीवियों को हम लोग देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, इनकम टैक्स तो क्या करेगा, मेरे हाथ में टैक्सेबल बना देगा। तभी अचानक से इनके दिमाग में आता है क्यों ना ऐसा किया जाए। मिस्टर एक्स कहता है मैं तुम्हारी बीवी को देता हूं और तुम मेरी बीवी को दे दो। मिसेज एक्स को कहां से मिला है, मिसेज वाई को कहां से मिला है, मिसेज वाई को कहां से मिला है? क्या स्पाउस से मिला है? नहीं, कोई क्लबिंग ही नहीं होगी। क्या मिसेज एक्स को अपने स्पाउस से मिला है, मिस्टर एक्स से? नहीं, वाई से मिला है, क्लबिंग नहीं होगी। ट्रांसफर के हाथ में तब क्लब होता है जब आपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने स्पाउस को ट्रांसफर तो ही ना किया है, मिसेज वाई को किया है, तो क्लब तो इनके हाथ में होगी नहीं वापस से। अब इनकम टैक्स को पता चला कि मार्केट में आजकल ये हो रहा है, तुम मेरी बीवी को, मैं तुम्हारी बीवी को, राइट, ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में। इनकम टैक्स को जब ये बात पता चली तो इनकम टैक्स ने कानून बनाया। क्या बनाया? When an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of his spouse. मैं दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि मेरे स्पाउस को बेनिफिट आए, ठीक है। अच्छा, इस काम को करने के एक दूसरे तरीके भी अपनाए गए थे। ये नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी को, तुम हमारी बीवी को, बिना बीवी के भी खेल हो रहा था। आइए बताओ वो दूसरा खेल क्या था। ये रहा मिस्टर एक्स और ये है मिसेज एक्स। 20 लाख रुपए का डिबेंचर लेके मिस्टर एक्स परेशान कि बीवी को दिया तो इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो उन्होंने, मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने दोस्तों की एक एओपी बना दी, अपने जानने वालों की एक एओपी बना दी और ये 20 लाख रुपए का डिबेंचर यहां ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और उसमें यह लिख दिया कि ये एओपी जो है बेसिकली एक केयर टेकर है,
दिस इज सिंपली अ केयर टेकर, ठीक है, हु विल होल्ड द प्रॉपर्टी एंड द बेनिफिट ऑफ दिस डिवेंचर विल बी गिवन टू मिसेज एक्स। बेनिफिट डिवेंचर के सारे किसके? मिसेज एक्स के। मतलब अगर डिवेंचर बेचे गए तो पैसा मिसेज एक्स का, इंटरेस्ट आएगा तो वो कौन ले लेगा? मिसेज एक्स, ठीक है। लेकिन एसेट किसका? ईओपी का। तो गवर्नमेंट तो यही ना कह रही थी कि ट्रांसफर किए बिना अगर इनकम दोगे, तो मैं तो एसेट भी दे रहा हूं, इनकम भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, मिस्टर एक्स तो ये कहेगा। बीवी को दे रहा हूं, नहीं बीवी को तो एसेट दिया नहीं मैंने, ठीक है। तो ये दो खेल चल रहे थे, एक तो बीवी बीवी वाला खेल चल रहा था, तुम मेरी बीवी मैं तुम्हारी बीवी, और दूसरा ये वाला खेल चल रहा था कि एक एओपी वगैरह बना के उसको एसेट दे दी जा रही थी, और वो बेनिफिट किसके लिए था? अल्टीमेटली मिसेस के लिए था। अब गवर्नमेंट का कानून देखिए, करेक्ट टैक्स पेयर अगर एक इंडिविजुअल है, दूसरा उसने एसेट ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? ट्रांसफर डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, राइट? डायरेक्ट ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर, यही सब तरीके। डायरेक्ट किसको कह रहा है? डायरेक्ट ट्रांसफर उसको कह रहा है जहां पे एक्स सीधे सीधे मिसेज वाई को दे रहा था तो वाई मिसेज एक्स को दे रहा था, मतलब डायरेक्ट बात हो रही है, मैं तुम्हारी बीवी को, तुम मेरी बीवी को। ये वाली बात है इनडायरेक्ट बात, इनडायरेक्टली बेनिफिट हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। यहां डायरेक्ट बेनिफिट मूव हो रहा था, एसेट जा रही थी एक्स के पास, मिसेज एक्स के पास, तो बेनिफिट भी वही ले रही थी। यहां एसेट नहीं जा रही, यहां इनडायरेक्ट बेनिफिट मूव हो रहा है। ये दोनों बातों को गवर्नमेंट ने कैप्चर किया। द एसेट इज ट्रांसफर टू अ पर्सन और एन ईओपी, इट इज ट्रांसफर फॉर इमीडिएट और डिफॉल्ट बेनिफिट ऑफ हिज और स्पाउस, द ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन किया। नेक्स्ट देखिएगा, when an individual is accessible in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of son's wife, the same चीज जो यहां पे लिखा हुआ था वही बात सन वाइफ के लिए लिखा गया है। अब लोगों ने, जब गवर्नमेंट ने ये भी ट्रैप कर लिया कि ये बीवी बीवी वाला नहीं चलेगा, तो लोगों ने फिर क्या शुरू किया? मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर एक्स ये रहे और ये रहे वाइफ ऑफ सन ऑफ एक्स, और ये है वाइफ ऑफ सन ऑफ वाई। मिस्टर एक्स कहता है कि मैं तुम्हारी बहू को दूंगा, तो मिस्टर वाई कहता है कि मैं तुम्हारी बहू को दूंगा, ठीक है। ये वाला केस भी ट्रैप हो गया। फिर वही बात यहां पे भी थी कि मिस्टर एक्स एक एओपी में एसेट ट्रांसफर करेगा जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा? स्पाउस ऑफ सन ऑफ एक्स। तो सेम चीज यहां पे, जो यहां पे कही गई वही बात यहां पे कही गई कि टैक्स पेयर की इंडिविजुअल है, वो एसेट ट्रांसफर कर रहा है किसी पर्सन को या फिर एओपी को। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, जिससे इमीडिएट बेनिफिट आएगा सन की वाइफ को या फिर डिफर्ड बेनिफिट आएगा, और ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हो रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस लोगों ने अपनाई एक एक करके, और इन सभी प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट ने ट्रैप कर लिया। अब बताइए, अब कोई रास्ता बचा है? अब कोई रास्ता ही नहीं बचा कुल मिला के। अब कहां किसको दे, अब कहां और किसको दे, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से भी ट्रांसफर करा लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई इंसान और कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मोटा मोटी गवर्नमेंट ने सारे रास्ते अपनी इनकम को डाइवर्ट करने के बांध दिए हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम लोग ने 6 स्टेप में 6 प्लानिंग को कैसे कैसे गवर्नमेंट ने टेकअप किया, कैसे कैसे 6 प्लानिंग को कैप्चर किया, वो हम लोग ने देखा। तो स्टार्टिंग फेज ये था कि बिना एसेट के लोग ट्रांसफर कर रहे थे, फिर रेवोकेबल ट्रांसफर कर रहे थे, फिर बीवी को ट्रांसफर करना शुरू किए, फिर बहू को ट्रांसफर करना शुरू किए, फिर एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट लाए कि मैं तुम्हारी बीवी को, तुम मेरी बीवी को, या फिर एओपी के जरिए बीवी को बेनिफिट पहुंचाना। फिर सेम चीज बहुओं के साथ लागू की है कि तुम मेरी बहू को, मैं तुम्हारी बहू को, और फिर उसके बाद क्या होगा, या तो फिर एक एओपी को देता हूं और एओपी से बेनिफिट मूव करेगा बहू को। तो ये 6 स्टेप में प्लानिंग की गई, एक एक करके ये प्लानिंग आई, और ग्रेजुअली एक एक करके गवर्नमेंट ने इसको कैप्चर किया। अब ऐसा मत समझिएगा कि एक दिन में ये सारे कानून बन गए थे, ये कानून ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं। जैसे जैसे लोगों ने प्लानिंग की वैसे वैसे गवर्नमेंट ने कानून बनाया। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो फिर आपसे आगे की और भी चर्चा करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। विल स्टॉप।